बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की कामयाबी की गवाहियाँ चीख चीख कर दे रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को कितना मारा और कितने बुरे तरीके से मारा। हालिया बयान में अब उन्होंने तबाहकुन तैयारों की तादाद 8 कर दी है। इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर फ़ौज को इस्तेमाल करके एक सियासी ड्रामा रचाया गया और अब बिहार के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। ये ड्रामा कब ख़त्म होने वाला है और पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है उसको भारत के अंदर एक डबल गेम और बड़े सियासी जुए के तौर पे पेश किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान फंसने जा रहा है? ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान दोनों के साथ किस तरह डील कर रहा है? और इसके साथ ही आपको बता दूं कि तरबेला डैम की मिट्टी से 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर मिले हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है? यकीनी तौर पे आप ये कह रहे होंगे कि इतने ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, ये निकाल क्यों नहीं रहे? लेकिन ये जो बात है ये हवाई बात नहीं है, ये मैं आपको इसकी तफसील भी बताता हूँ। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उनकी कोई उम्मीद है या नहीं है, वहाँ पर क्या कुछ डिस्कस होने जा रहा है, इस सब पर बात करेंगे। देखें, आपको पता है कि पहले दिन से ये बात की जा रही थी। मई में ही जब पहलगाम का ड्रामा रचाया गया था तो कह दिया गया था कि बिहार के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा रचाया जाएगा और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे मोदी को ये कह दिया कि किसी भी किस्म की कोई शरारत करने की ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है मोदी ने जो ड्रामा शुरू किया था वो अब रुकना थोड़ी था। उसको जब तक सियासी मकासद हासिल नहीं करने थे उसको चलना था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 नवंबर तक अपनी ट्राई सर्विसेज जो मशकें इनकी चल रही हैं तीनों अफवाज की, वो 10 नवंबर तक कर दी और वो की भी वहीं पे सारा अपने गुजरात के बॉर्डर के साथ और राजस्थान से लेके और गुजरात तक ये सारे का सारा ड्रामा रचाया गया। 10 तारीख को ये मशकें ख़त्म होंगी और 11 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी और कशमकश का माहौल है, बॉर्डर के ऊपर फ़ौजें अलर्ट हैं, वो सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो दुख इस वक्त भारत के अंदर उनके दिलों में बैठा हुआ है, इसको मिटाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। अब आपको पता है कि शशि थरूर बड़ा मशहूर नाम है भारत का। अब वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ये सफारती जुआ है या अजीम कामयाबी, और वो इसको डबल गेम के तौर पे करार दे रहे हैं। और इसके लिए जो वो आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इंतहाई बोगस है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जो मॉस्को फॉर्मेट में एलामिया जारी किया गया उसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और इंडिया भी शामिल थे भारत के साथ, और उन्होंने कहा कि किसी भी गैर मुल्की फौजी अड्डे का क़याम जो है उसको हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि एक तरफ चाइना की $70 बिलियन की पाकिस्तान के अंदर सी पैक में इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ गवादर जिसको चाइना ऑपरेट कर रहा है, और इसके साथ ही पसनी पोर्ट जो कि मुबैना तौर पे साइलेंट इन्विटेशन का उन्होंने नाम यूज़ किया, हालांकि पाकिस्तान इसकी तरदीद कर चुका है। उन्होंने कहा जी उसको पसनी पोर्ट जो है वो ऑफ़र की जा रही है और 2 सुपर पावर्स को एक जगह पे 70 किलोमीटर के फासले पे रख के एक नया खेल खेला जा रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और साथ में ही बगराम एयर बेस के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान बगराम एयर बेस अमेरिका को दिलवाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ एलामिये के अंदर इसकी मुखालफत कर रहा है, और ये एक डबल गेम है। और 2 सुपर पावर्स के दरमियान डबल गेम जो है वो खसारे का टिकट यानी तबाही का टिकट जो है वो पाकिस्तान के लिए साबित होगा। एक बात समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के जो डिफेंस लाइफ लाइन है वो चाइना के साथ जुड़ी हुई है। हमारे 80 से 82% हथियार, चाहे जहाज़ हों, त्यारे हों, मिज़ाइल हों, सेटेलाइट हो, हर चीज़ हम चाइना से इस हवाले से हेल्प ले रहे हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात रहेंगे जिस तरह हैं, और चाइना को पता है कि हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं।
जबकि जो हमें इक्विपमेंट चाहिए मगरबी सरहद यानी अफगानिस्तान की सरहद पे आपको पता है हम F-16 यूज़ करते हैं और पाकिस्तान हमेशा ही इस अमेरिका से इस तरह के फ़ायदे लेता रहा है वार अगेंस्ट टेररिज्म के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन के उभरा है। और अमेरिकन जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं वो पागल नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या देना है और क्या पाकिस्तान से लेना है। अब हम ये देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि जी ये तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान IMF का पैकेज लेगा अमेरिका की मदद से, पाकिस्तान मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट करवाएगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो सफारती कामयाबी और एक तरह से एक स्टेक को बहाल रखेगा। लेकिन ये सब कुछ कलील मुद्दत के लिए है। बात यह है कि 1947 से लेके आज तक आप अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को देख लें, ये आमतौर पे 5 साल 10 साल मुद्दत के ऊपर मबनी होते हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने मकासद हासिल करती हैं और उसके बाद अपना रास्ता लेती हैं। तो ये पाकिस्तान को पता है कि उसने क्या करना है, लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, भारत चीन के साथ क्या कर रहा है, तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और चीन के अलावा भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक कंपेटिटिव माहौल और इन्वायरमेंट यहाँ पे पैदा किया जाए और CPEC के साथ साथ जो डिफेंस का ताउन है वो पाकिस्तान बढ़ाता रहेगा। और जो शशि थरूर ने कहा है कि चीन और अमेरिका यहाँ पाकिस्तान के अंदर फ्रंट लाइन एक दूसरे के सामने बन जाएंगे, एक तरफ चाबहार होगा, दूसरी तरफ गवादर होगा, तीसरी तरफ जो है वो पसनी पोर्ट होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में चाहे कतर हो, हमारे सामने कतर है, वहाँ पे समंदर पार करके वहाँ पे अमेरिकन बैठे हुए हैं, जिबूती के अंदर चाइना बैठा हुआ है, इंडियन ओशन से लेके हर जगह पे चाइना और अमेरिका की प्रेजेंस है। तो ये सारी की सारी ड्रामा ये है कि जो पाकिस्तान इस वक्त सफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है, अपनी आवाम को ये बताया जाए कि ये घाटे का सौदा किया जा रहा है, पाकिस्तान धोखा कर रहा है और ये पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा और पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल से लेके इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एज ए डिफेंस पावर के तौर पे अहमियत हो चुकी है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ मुआहदे करना चाहती है, पाकिस्तान के साथ मिलके काम करना चाहती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और मुल्क हो, सब आपके सामने है। और चीज़ें चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान ने जो एक साइनो पाक डिफेंस का एक नेक्सस क्रिएट किया है उसमें बहुत से ममालिक जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। और ख़ुद आप ये देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा करके कतर के साथ ताल्लुकात, गज़ा के अंदर फोर्स भेजने वाला मामला और अमन मुआहदे का अहम मेंबर होना, ये कोई छोटी बातें नहीं है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको पता है कि मशरिक़ की तरफ से भारत और मगरिब की तरफ से अफ़गान तालिबान, ये साजिश जो है ये चलती रहेगी और ये इस वक्त चल रही है। अब आपको पता है कि एक नया दौर शुरू हो चुका है मुज़ाकरात का इस्तांबुल के अंदर, जिसमें मुल्ला अब्दुल हक वासिक जो कि अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, बेशक वो कठपुतली हैं, तमाम तर ताकतें जो हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह के पास हैं, लेकिन वो जा रहे हैं। उनके साथ अनस हकानी है। अनस हकानी सिराजुद्दीन हकानी के सौतेले भाई हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सिराजुद्दीन हकानी पाकिस्तान पर यह साबित करना चाहते हैं कि वो भी इन ताल्लुकात और इन मुज़ाकरात के अंदर सीरियस हैं और वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि रहमतुल्लाह नजीब और अब्दुल कहार बल्खी, ये बेसिकली एक की इंग्लिश बहुत अच्छी है, दूसरे साहब भी जो हैं वो साथ होंगे। तो ये कोई वजारत ख़ारजा का है, कोई इंटेलिजेंस का है, कोई वजारत दाखिला का है नाइब वज़ीर, तो ये इस तरीके से ये शामिल हो रहे हैं। और हमारी तरफ से मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि शायद हमारे DG ISI जो हैं वहाँ पे इन तमाम मुज़ाकरात को इसहाक डार के साथ मिलके लीड करें। अब मुज़ाकरात से पहले एक मुलाकात होती है मुल्ला अब्दुल हक वासिक की मुल्ला हैबतुल्लाह से, और उसमें ये कहा जाता है, कोट किया जाता है मुल्ला हैबतुल्लाह को कि बहुत सख्त हदायत जो हैं वो उन्होंने दी हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर
फैसला मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं है। कोई ऐसा वादा ना किया जाए जो पूरा ना किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने टीटीपी के अलावा और कोई बात ही नहीं करनी, और टीटीपी के साथ जो अफगान हैं इनको वापस बुलाया जाए और हमले करने से रोका जाए। ये एक सिंपल सा पाकिस्तान का मुतालबा है। तो जाहिर सी बात है, जहां पाकिस्तान के मुतालबात हैं वहां अफगान तालिबान के मुतालबात भी होंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि केपीके और बलोचिस्तान के अंदर दाइश के अड्डे हैं, आप उन पर हमले करें, उनको ख़त्म करें। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप हमें इंटेलिजेंस दे दें, हम जो है उसके ऊपर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और हम आपसे भी यही तवक्का रखते हैं कि जब हम आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दें तो आप हमारे साथ मिल के वहाँ पर ऑपरेशन करें और टीटीपी की कमर तोड़ें। रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और वहाँ पे रशियन सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से तमाम हमसायों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और दहशतगर्द सरहद पार कर कर के उन हमसाया ममालिक के अंदर आ रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको खबर बता दूं, कहते तो हम ये हैं कि किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान हो गई और ख़जानों के मुंह खुल गए, लेकिन इस वक्त इन ख़जानों का पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को फौरी तौर पे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान रिकोडिक से अगले 10 साल के अंदर 10 से 12 टन सोना जो है वो निकालने की पोजीशन में हो सालाना, लेकिन अभी तक हर जगह पे काम जारी है। अब ये जो तरबेला डैम की मिट्टी और उस मिट्टी के अंदर 636 अरब डॉलर का सोना, ये बड़ी ही अजीब सी कहानी है। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया और मैं अपने आप को रोक ना सका कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूं कि आखिर ये मामला क्या है। देखें, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो तरबेला डैम की मिट्टी है, और ये मिट्टी पता कितनी है, ये 15 लाख टन मिट्टी है जो कि पिछले 60 सालों से इकट्ठी की गई है। और जब से डैम बना है उस वक्त से लेके अब तक का ये तखमीना बताया जा रहा है कि जो मिट्टी निकल रही है या जो मिट्टी है उसमें से ये सोना निकल सकता है। अब ये पता कैसे चला और इसका दावा कौन कर रहा है, ये बहुत ही अहम चीज़ है। देखिए, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक नायब सदर हैं हनीफ गौहर। वो ये कहते हैं कि मैंने इस हवाले से SIFC को भी इन्फॉर्म कर दिया है, हुकूमत को भी इन्फॉर्म कर दिया है, ताकतवर हलकों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, फील्ड मार्शल का भी हवाला दे रहे हैं कि मैंने उनसे भी जिक्र किया, उन्होंने मुझे जनरल सरफराज से मिलवाया, मैं चेयरमैन वापडा से मिला, और भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन क्या हम ये सोना निकालने की पोजीशन में हैं? अब ये जो हनीफ गौहर साहब हैं, ये कहते हैं कि जनाब प्लेसर गोल्ड ऑक्शंस जो हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये क्या होती हैं। इसके अंदर हमारी एक कंपनी थी हिमालयन, वहाँ पे 111 किलोमीटर के 4 ब्लॉक्स बनाए गए थे, और उनमें से एक ब्लॉक जो है वो इस कंपनी, जो इनकी कंपनी है हिमालयन, इसने लिया था। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब 1 टन मिट्टी से 1.5 ग्राम सोना जो है वो निकाला गया है। अब आपको बताऊं कि सैंडिक के अंदर तकरीबन 2024 के अंदर 1150 किलो सोना निकाला गया था। जहां जहां तांबा मिलता है वहां पे सोने की मकदार भी होती है। तो वहां पे जो 1 टन के अंदर रेशो है वो 0.47 ग्राम है। तो ये तो यहाँ पे यानी जितना सैंडिक की 3 टन वहाँ पे जो मिट्टी है या जो भी मटेरियल है जिससे तांबा भी निकलता है और दीगर धातें भी निकलती हैं, उसके मुकाबले में कह रहे हैं कि ये तो 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। और जब हुकूमत को इन्होंने बताया कि इसके ऊपर पूरा एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया जाएगा और सारा कुछ किया जाएगा, तो वो खामोश हो गए। और एक बात बता दूं कि जब तक आप सोने को मिट्टी से ना निकालें वो मिट्टी ही है, और कई दफ़ा उस सोने को मिट्टी से निकालने के लिए इतना पैसा लग जाता है कि ख़ुद उस सोने की इतनी कॉस्ट नहीं होती। तो इस तरह का जो सोना है वो आम तौर पे निकलता नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान लगा हुआ है, कोशिशें कर रहा है कि किस तरीके से उसका मुकद्दर बदल जाए। हर वज़ीर आज़म जो भी आता है वो ये बात ज़रूर करता है। मियाँ नवाज शरीफ 2015 में आए, उन्होंने चिन्योट में कहा कि जनाब सोने तांबे और लोहे के पहाड़ हमारे पास आ गए हैं, नसीब बदल जाएगा। फिर इमरान खान के दौर में केकड़ा 1 के अंदर ड्रिलिंग हुई। अब इस दौर के अंदर कहा जा रहा है कि मकरान बेसन और इंडस
बेसन की 23 जो है ब्लॉक्स हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने तुर्किश कंपनी आ गई है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और सोना निकलने वाला है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे किसी दिन ये सोना निकले और ये पाकिस्तान की आवाम के नसीब बदलने और पाकिस्तान को खुशहाल होने और अपने पैरों पे खड़ा होने की तौफीक दे दे और उसको इस काबिल बना दे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।